हमारा संविधान और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्ष और मतलब किसी दल में ना हो, ये उम्मीद करता है उनसे, वो किसी से जुड़े हुए ना हो। अगर आप इससे सहमत हैं तो आपको ये खराब लगेगा बैन हटाना, और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, चुनाव आयोग के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, सबको पार्टी खुलकर राजनीति करनी चाहिए, पार्टियां ज्वाइन करनी चाहिए और राजनीतिक संगठनों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, तो फिर ये खराब नहीं लगेगा। अब दूसरी बात आती है, अगर कोई ये कहता हो कि नहीं संघ राजनीति नहीं करता है, तो मैं इसे केवल अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं कह सकता। जो जरा सा भी समझदारी रखता है आदमी, जो जरा सा भी जानकार है, वो सब जानते हैं कि आरएसएस खुले तौर पर राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही एक शाखा है। जिस तरह और संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दूसरे संगठन, उसी तरह एक भारतीय जनता पार्टी भी उनका प्रकोष्ठ है। आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हैं, उनके संगठन में संगठन मंत्री आरएसएस से ही आते हैं। तो ये राजनीति, पहली बात तो राजनीतिक संगठन होने के कारण नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को उसमें शामिल होने की छूट नहीं होनी चाहिए। नंबर एक बात तो ये। दूसरा, आरएसएस का इतिहास कोई बहुत शानदार इतिहास, गौरवमयी इतिहास देश के लिए तो है नहीं। आरएसएस के लिए, लोगों के लिए कुछ भी हो, रतन शारदा जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि महात्मा गांधी, देश के राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का हाथ था। सरदार पटेल को तो ये लोग बहुत मानते हैं। सरदार पटेल के पत्र ही पढ़ लें आप। सरदार पटेल ने साफ तौर पे लिखा है कि बेशक हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस की शाखाओं में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई, उससे सिद्ध होता है कि आरएसएस इस षड्यंत्र में शामिल है। और गॉडसे आरएसएस का मेंबर थे, कई लोगों ने बाद में सिद्ध किया। और जो आयोग बना था, आयोग में भी ये सिद्ध हुआ बाद में। हालांकि सावरकर जी की उस समय तक मृत्यु हो चुकी, जब तक रिपोर्ट आई, सावरकर भी इस हत्या में शामिल थे। आपने जो कहा, रतन शारदा जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दो तीन वाक्य और बोलना चाहता हूं। ओके, दो तीन वाक्य नाविका जी। जी खत्म नहीं नाविका जी, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, वो खूब खत्म कीजिए। देखिए, फिर जब भारत का, हाँ, जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, तब आरएसएस के तत्कालीन जो वो थे, संघ प्रमुख थे, गोलवलकर जी, उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, ये कटिंग पेस्टिंग का, नकल का संविधान है, विदेशी संविधानों से चोरी किया हुआ है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। तिरंगे झंडे के आरएसएस खिलाफ था, सावरकर ने उसका विरोध किया, आरएसएस ने विरोध किया। इन्होंने कहा ये तीन रंग अशुभ होते हैं, हमें भगवा झंडा चाहिए। और आरएसएस की देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, सब में संदिग्ध भूमिका रही है। कई किताबें इसमें आई हैं अच्छे विद्वान लेखकों की, उन्होंने प्रमाणों के साथ लिखा है कि भारत में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उनमें ज्यादातर में आरएसएस की भूमिका होती है। तो ऐसे बदनाम संगठन से, ऐसे देश विरोधी संगठन से, शुद्ध राजनीति करने वाले संगठन से अगर सरकारी कर्मचारी जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, कार्यपालिका जुड़ेगी, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। कि इसलिए इसका सबको विरोध करना चाहिए। और ये बैन एकदम सही था आरएसएस में की शाखाओं। और अभी रतन शारदा जी ने एक तथ्य और रखा 1977 का। 1980 में जनता पार्टी केवल इस बात पे टूटी थी कि जनता पार्टी के बाकी लोगों ने ऐतराज किया था कि ये लोग डबल सदस्यता रखते हैं, जनता पार्टी की सदस्यता भी रखते हैं और आरएसएस की भी रखते हैं, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, आरएसएस से संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसी बात पे जनता पार्टी को छोड़कर जनसंघ अलग हुआ था और भारतीय रतन शारदा जी जवाब दें, अपनी पार्टी बनाई। देखिए, पहली बात, दोहरी सदस्यता तब भी थी जब जनता पार्टी बनी थी। समाजवादियों का काम है जब लगे कि सत्ता पे आ गए तो दूसरों को लात मार दो। तो जब आरएसएस के सपोर्ट से सत्ता में आ गए, उन्होंने कहा लात मार दो। वरना ये तो पार्टी बनी तब भी पता था कि आरएसएस बीजेपी के संबंध है। क्या ये कंडीशन डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। दूसरी बात, सरदार पटेल ने गुरुजी को एक पत्र लिखा 11/8/1948। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि संघ ने संकट के समय हिंदू समाज की सेवा की। जिन इलाकों में जरूरत थी उनमें संघ के युवकों ने महिलाओं और बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया। लेकिन मेरा मानना है कि संघ के लोग अपनी देशभक्ति के कार्य को केवल कांग्रेस के सहयोग से ही कर सकते हैं। के.एम. मुंशी ने कहा, देश के बंटवारे के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में संघ के युवाओं ने पंजाब सिंध के असाधारण साहस का परिचय दिया। इन युवकों ने हजारों महिलाओं की इज्जत, बच्चों की जान बचाई।
अपने कर्तव्य को निभाते हुए कई लोगों की जान चली गई। अब ये कह रहे हैं कि बदनाम संगठन, जो समाजवादी पार्टी जिहादी लोगों को अपने यहाँ टिकट देती है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, उनका राजनीति में रहने का क्या हक है? और आपसे बात करता हूँ, ये बात कर रहे हैं कमिटेड कमिटेड होते हैं ये लोग ब्यूरोक्रेसी में। अरे ब्यूरोक्रेसी छोड़िए, आपने तो एनएसी के अंतर्गत, यूपी के अंतर्गत एनएसी में अर्बन नक्सल, जिन्होंने सीआरपीएफ के मरने का आनंद उठाया, ऐसे लोग जो नक्सलाइट थे, जिन्होंने अपना मोदी जी को, अमित शाह को फंसाने के लिए सारे झूठे गवाह खड़े किए, वो सारे एनएसी के मेंबर थे। यानी सरकार 10 साल इन लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ से चल रही थी, वो ब्यूरोक्रेट से भी ज्यादा कठिन है। और लेकिन राइट की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। बल्कि सिर्फ ये नहीं, अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा आप वो भी सुन लीजिए। आज क्या कहा सुनवाना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी आपको। एक मिनट, सरकार की नाकामी बारिश भी नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए, अब ये भी सरकार की नाकामी है, छतरी पकड़ी हुई है फिर भी गीले हो रहे हैं, तो इसके लिए भी अखिलेश जी ने सरकार की नाकामी गिना दी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी राजकुमार भाटी जी, चाहे मुस्कुरा रहे थे मंद मंद अखिलेश जी, लेकिन विपक्ष ने तय कर लिया है कि हर चीज पर हमको हंगामा करना है और सरकार की नाकामी याद करानी है। ये एक सेट पैटर्न बन गया है। लेकिन असीम वकार साहब, आपको किस बात से दिक्कत है? नहीं, मुझे आप थोड़ा 10 सेकंड दे देती तो बढ़िया होता। 10 सेकंड अगर दे देना विकास जी। फिर असीम वकार जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। दोष जो है वो, देश जो है वो दो जगह बटा हुआ है। एक वो लोग जो देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं, देश की एकता अखंडता के साथ खड़े हैं। एक वो लोग जो देश के विरोध में, देश की एकता अखंडता मोहब्बत के विरोध में और धर्म विशेष के साथ खड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपसे नहीं, पूरे देश से सवाल पूछ रहा हूं। आरएसएस की जो शपथ है, ओथ, वो ये है कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा, और हमारे देश की जो संविधान की रक्षा है, जो आईएएस आईपीएस और मंत्री लेते हैं, वो कहते हैं कि संविधान की रक्षा, भारत की रक्षा, भारत के लोगों की रक्षा, भारत के रहने वालों की रक्षा। अब जब भारत के संविधान की शपथ लेने वाले लोग, भारत की हर व्यक्ति, हर धर्म की रक्षा करने वाले शपथ लेने वाले लोग जब आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो वहां पे उनको शपथ लेना पड़ेगी हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा, तो फिर एक शपथ झूठी है। अब चाहे वो देश की शपथ झूठी हो, चाहे आरएसएस की शपथ झूठी हो, लेकिन एक आदमी दो शपथ नहीं ले सकता। तो आपको यह तय करना है कि शपथ कौन सी ली जा रही है और सच्ची शपथ कौन सी है। तो सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी दे रहे हैं। मैं 30 सेकंड इन्होंने देश की सुरक्षा, मुझे कुछ कहना है। मुझे ये बताइए, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ने कहा कि ये देश दो हिस्से में बंट गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, आसिफ वकार कह रहे हैं कि देश दो हिस्से में बंट गया है। देश दो हिस्से में नहीं बटा है, देश दो हिस्से में बटा था 1947 में, और संघ चाहता था कि देश का विभाजन नहीं होने पाए। लेकिन देश के विभाजन के लिए जो लोग जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे, वो आज अपने आप को सेकुलर घोषित करने का काम कर रहे हैं, और जो देश के अखंड भारत की बात करते हैं उनको आप कम्युनल घोषित करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले संघ को जानो तब संघ को मानो। और संघ की शाखा, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना, कि खुले में लगती है, कोई क्लोज डोर नहीं है, बंद कमरे में नहीं है, पर्दे के पीछे नहीं है, खुले में है। आसिफ वकार साहब कभी इच्छा करे तो आ जाइएगा संघ की शाखा में, और संघ की शाखा में जाकर के संघ को जानिए, समझिए, बूझिए, तब उसके बाद किसी प्रकार की धारणा बनाइए। नहीं, आसिफ वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो जय फिलिस्तीन कह रहे हो, जय भारत अभी नहीं कह सकते, आप जय फिलिस्तीन कहते हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। नहीं, किसने आपसे कहा नहीं कह सकता? जय हिंदुस्तान, जय भारत, किसने कहा आपसे नहीं कह सकता? लेकिन जय फिलिस्तीन आपके नेता ने, ये तो आप झूठा आरोप लगा रही हैं। अपना जब शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोला, जय भारत नहीं कहा।